सर्वांना नमस्कार. CPR पुणे आणि MPA नाशिककडून आजच्या वेबिनारमध्ये हजर असलेले सर्व अधिकारी आणि अंमलदार यांचे मी स्वागत करते. आजचा आपला वेबिनारचा विषय आहे जमा पांगविण्यासाठी अश्रुधूर गॅसचा वापर. आपले आजचे मार्गदर्शक आहेत श्री माननीय समाधान मिठे, पोलीस हवालदार, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 10 सोलापूर. मी सरांचा परिचय देते. सर राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 10 सोलापूर येथे कंपनी F मध्ये कर्तव्यावर आहेत. ते सध्या अंतरसुरक्षा बंदोबस्त मुंबई नायगाव येथे हजर आहेत. सरांचं पदवी त्यांची पदवीधर ते शिक्षक आहेत. सरांनी महाराष्ट्रातून सन 2011 मध्ये फक्त 2 अंमलदारांची सेंटर ट्रेनिंग कॉलेज CRPF तामिळनाडू इथे जे मॉब डिस्पर्सलचा कोर्स आयोजित केला जातो त्यामध्ये त्यांची निवड करण्यात आली होती आणि ते नॅशनल लेवलवर फर्स्ट आले होते. ह्या सदरचा कोर्स त्यांनी आपल्या युनिटमध्ये आणि बाकी SRP ग्रुपमध्ये त्यांनी घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी साधारणतः 80 अधिकारी आणि 500 अंमलदार यांच्यावर त्यांनी प्रशिक्षण दिलेले आहेत. आज आपल्याला ते ह्या मॉब डिस्पर्सल या विषयाबाबत ते आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे. मी सरांना विनंती करते की त्यांनी आजचं वेबिनार सुरू करावे. थँक्यू. मिठे सर. धन्यवाद सर. मी आपल्याला विनंती करते की तुम्ही आजचा वेबिनार सुरू करावे. थँक्यू मॅम. सर्वांना जय हिंद. मी पोलीस हवालदार बक्कल नंबर 796 समाधान लक्ष्मण मिठे, F कंपनी, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 10 सोलापूर. आज या वेबिनारमध्ये विषय आहे अश्रू गॅस म्युनिशन, त्याचा वापर. आणि हा एक फार महत्त्वाचा असा विषय आहे. त्यावरती मी आज आपल्याला जे काही माहिती सांगणार आहे ती सर्वांनी व्यवस्थित ऐकून त्यावरती व्यवस्थित जर काही कमेंट असतील किंवा काही क्वेश्चन्स असतील तर मला लेक्चर दरम्यान आपण विचारावे ही सर्वांना विनंती. तो आज के इस लेक्चर का सब्जेक्ट है टीयर गैस म्यूनिशन, जो कि इस महाराष्ट्र पुलिस के अंदर जो भी मजमे यानी विधि विरुद्ध सम्मेलन, गैर कानूनी जमाव जो यहाँ पर तैयार होते हैं उनको काबू में लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक साधन माना गया है, जो कि इसी का जो परिचय है वर्तमान समय में बदलते हुए हालात और मजमे की विध्वंसता को मद्देनजर रखते हुए साथ ही आंतरिक कानून को बनाए रखने के लिए यहाँ पर पुलिस दल के पास जो भी साधन होते हैं उसी के अंदर टीयर गैस म्यूनिशन यह सबसे परिणामकारक यानी अच्छा और सरल साधन होता है, जिसके बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी. सबसे पहले आपको बताऊंगा टीयर गैस म्यूनिशन का इतिहास यानी उत्पत्ति, यह कब कहां पर बनाया गया. ऐसा कहा जाता है कि इसी का निर्माण अमेरिका के वैज्ञानिक मिंटवार वेंकर इन्होंने अपने प्रयोगशाला के अंदर किया. कहा जाता है कि वह अपने प्रयोगशाला के अंदर सिगार पी रहे थे. उसी समय आखिर में बचा हुआ सिगार का टुकड़ा उन्होंने कोने में फेंक दिया. उस जगह पर पहले से ही जो गंधक का टुकड़ा मिला था उसी के ऊपर यह जलता सिगार का टुकड़ा गिर गया, जिससे एक विशिष्ट प्रकार का एक धुआं पैदा हुआ, जिससे अपने नाक से सूंघना ऐसे नहीं था, साथ ही साथ आंख से कुछ आंसू निकलने लगे. तो साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक मिंटवार वेंकर ने इस गंधक के अंदर और भी रासायनिक पदार्थ मिलाकर, यानी वो जो और भी रासायनिक पदार्थ है आगे चलकर आपको बताए जाएंगे, इस और भी रासायनिक पदार्थ मिलाकर अश्रु गैस का निर्माण किया, जिसका विश्व में सबसे पहले इसी का इस्तेमाल फ्रेंच पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान फ्रेंच पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रिटेन के खिलाफ किया था. आगे चलकर भारत देश में यह कब आया यह कुछ ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1933 के अंदर पंजाब राज्य के पिल्लोर PTS में तत्कालीन प्रिंसिपल HD होम इन्होंने इसी को सबसे पहले डाकुओं को और डकैतों को काबू में लाने के लिए लाया गया. जैसे ये किसी भी मानव शरीर के ऊपर
ज्यादा से ज्यादा कारगर साबित हो जाएगा, ऐसा उनको लगने लगा। तो इसी का आगे 1935 के अंदर सरकार के साथ परमिशन लेकर इसी का सभी मजमों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए इसी परमिशन मिल गए। आगे चलकर 1936 से इसी का पिल्लर बीटीएस में प्रशिक्षण देना शुरू हुआ। आगे चलकर 1980 के आगे सीटीसी सेकंड कोयंबटूर, यहाँ पर सीआरपीएफ के अंडर यह प्रशिक्षण जारी है, जो कि इसी को बनाने का एक देश के अंदर 2 फैक्ट्रियां हैं। एक तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर चंदा यानी चंद्रपुर के अंदर है, और उसी के आगे टेकनपुर एमपी मध्य प्रदेश के अंदर टीएसयू यानी टीआर स्मोक यूनिट के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे एशिया के अंदर इसी से आपूर्ति का साधन माना गया है, जो कि यहाँ पर बनाए गए पूरे एशिया के अंदर सभी म्यूनिशंस जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, अब मैं बार बार आपको आर्सन गैस म्यूनिशन बता रहा हूँ। इससे पहले आपने कहीं पर सुना होगा कि एम्यूनिशन, यानी एम्यूनिशन तो आम बात है, हर हथियार को अगर चलाना है तो उसी की खुराक यानी गोलियां, उसी को एम्यूनिशन बोला जाता है। यहाँ पर आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि म्यूनिशन यानी क्या है। एम्यूनिशन और म्यूनिशन के अंदर एक मेन फर्क जो होता है वो होता है एम्यूनिशन यह दुश्मन या टारगेट को मार डालने के लिए या बर्बाद करने के लिए होता है, लेकिन म्यूनिशन का इस्तेमाल यह टारगेट के ऊपर कुछ देर के लिए होता है और बाद में उसको जानलेवा कोई खतरा नहीं होता है। इसलिए म्यूनिशन यह जमाव को, मराठी में कहावत है आपलेच दात आणि आपले सोड, अपने यहाँ पर जमाव विसर्जन करने वाले जो सामने वाले जमाव के अंदर शामिल लोग होते हैं वो अपने ही देश के होते हैं, इसलिए उनको गोली का यहाँ पर इस्तेमाल करने के बजाय हम ज्यादा से ज्यादा कम कैजुअलिटी करते हुए उनको काबू में लाने के लिए, क्योंकि वो अपने ही देश के होते हैं, कुछ उनकी मांगे पूरी ना होने की वजह से वो यहाँ पर आंदोलन या धरना करते हैं और बाद में उसका विधि विरुद्ध सम्मेलन के अंदर बदलाव होता है। तो उनको काबू में लाने के लिए कम कैजुअलिटी के अंदर उनको काबू लाना है, तो आपको गोली चलाना सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता है, और बल के प्रयोग से भी और कम से कम लाठी भी बचे और सांप भी मरे, ऐसी कहावत से आप यहाँ पर आर्सन गैस म्यूनिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको इतिहास बताया गया। तो आर्सन गैस के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। तो नंबर 1 होता है ठोस गैस और नंबर 2 होता है माया गैस। जो ठोस गैस होता है और माया गैस होता है, इसी के अंदर जो कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको बताऊंगा ठोस गैस यह सॉलिड यानी पाउडर के रूप में होता है, और माया गैस यह तरल यानी लिक्विड के रूप में होता है। नंबर 2 पर है ठोस गैस, यह आंख से दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्थायी साधन या लकड़ी या कचरे को अगर आप जलाते हो तो उसके अंदर से एक सफेद रंग का धुआं जिस प्रकार से ऊपर उठता है, उसी प्रकार से आपको आर्सन गैस म्यूनिशन के ठोस गैस के अंदर यहाँ पर गैस दिखाई देता है। लेकिन तरल यानी लिक्विड यानी फॉरगैस टाइप होता है, जिस प्रकार से डीओ स्प्रे होते हैं उसी प्रकार से इसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालकर उसी का लिक्विड रूप में इसको बनाया जाता है, और बाद में जैसे रिलीज होता है यह स्प्रे द्वारा बाहर निकलने के बाद आंख से दिखाई नहीं देता है। ठोस गैस नंबर 3 यहाँ पर कंपैरिजन है, जो कि अपने चमड़े ओपन चमड़े के ऊपर या कपड़े के ऊपर कुछ देर के लिए यह चिपक कर रहता है, लेकिन माया गैस यह अपने चमड़े या कपड़े के ऊपर ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। उसी के आगे नंबर 4 नंबर ठोस गैस यानी इसी का असर बारिश में भी होता है, यानी जब बारिश होती है उसी के अंदर अगर मजमा है तो पुलिस पार्टियां आर्सन गैस म्यूनिशन का इस्तेमाल करेगी, उस समय ठोस गैस अगर है तो वह असरदार हो सकता है। लेकिन माया गैस यह तरल रूप में होने की वजह से वो बारिश के अंदर पानी के अंदर घुलकर उसका असर कम हो जाता है या कभी कभी होता भी नहीं है। आगे चलकर आपको बताएंगे 5 नंबर इसी का कंपैरिजन है ठोस गैस का येलो आर यानी लाइन ऑफ रिलीज सबसे अच्छा बनता है, और उसी के साथ येलो एस यानी लाइन ऑफ स्क्रीन। जैसे यहाँ पर लाइन ऑफ स्क्रीन का डेफिनेशन बताऊंगा, जैसे येलो आर अगर किसी गैस म्यूनिशन पार्टी द्वारा गैस म्यूनिशन पार्टी यानी किसी को अपने एस्कॉर्ट पार्टी जो गैस के साथ हुआ है वो गैस सेक्शन जैसे ग्रेनेड को किसी मजमे के दाहिने ओर या बाईं ओर कहां पर फेंकना है, वह उस समय हवा किस दिशा से शुरू है, दाहिने से बाएं की तरफ है
बाएं से दाहिने तरफ है उसके हिसाब से अगर ग्रेनेड को मौत के ऊपर कभी भी डालना नहीं है। उनको छोड़कर अगर हवा दाहिने से बाएं चल रही है तो दाहिने साइड में 5 मीटर के ऊपर LOR यानी लाइन ऑफ रिलीज बनाना चाहिए। रिलीज लाइन यानी जब ग्रेनेड हो जाते हैं तो दाहिने बाएं एक तरफ गिरते हैं लेकिन वो मौत के पूरे दाहिने साइड में 5 मीटर घुमाए ताकि वहां पर वो जलकर आसुरी गैस पैदा करे और वो आसुरी गैस की वजह से सभी मौत के अंदर चला जाए और मौत ज्यादा से ज्यादा कम समय में डिस्पर्स हो जाए। आगे चलकर आगे गैस बाएं से लेंगे हैं तो लाइन ऑफ रिलीज आपको दाहिने से बाएं साइड में बनानी पड़ेगी, वो भी 5 मीटर, जो कि उसी का जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक ग्रेनेड गिरता है तो उसका धुआं ऊपर जाके बड़ा एक क्लाउड बन जाता है। जैसे ही वो हवा में घुलता जाएगा तो उस ग्रेनेड द्वारा निकले हुए गैस से वहां पर क्या बन जाएगा, एक क्लाउड बन जाएगा। जैसे ही वो क्लाउड यानी यहाँ पर क्लाउड बनने के बाद वो पूरा हवा की मदद से मॉम के अंदर चला जाता है और मॉम कम से कम समय में डिस्पर्स हो जाता है। यहाँ पर आपको बताया गया ठोस गैस और माया गैस के अंदर अंतर। आगे चलकर बताऊंगा, टॉपिक में आगे है आसुरी गैस म्यूनिशन के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा इसी के प्रकार रेंज से यानी जहां से पुलिस पार्टी मजमे के फ्रंट लाइन में खड़ी होती है तो सबसे पहले नंबर 1 होता है SR म्यूनिशन। SR यानी शॉर्ट रेंज म्यूनिशन, जो कि 0 से लेकर 10 मीटर की दूरी पर होते हैं। मिसाल के तौर पर स्पैड यानी सेल्फ प्रोटेक्शन एरोसेल डिवाइस, जिसका नाम निकनेम इसका रक्षक भी बोला जाता है, जो कि मजमे के अंदर किसी VIP का बॉडीगार्ड होता है तो वहां पर ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी की रेंज की दूरी है 0 से लेकर 10 मीटर के अंदर इसी का असर होता है, जो कि यह स्प्रे के रूप में आता है। आगे चलकर बताऊंगा आपको नंबर 2 प्रकार है मेरे रेंज म्यूनिशन। सर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सर, 16 स्लोली लीजिए, स्लोली लीजिए। थैंक यू सर। नंबर 2 जो होता है यह होता है मीडियम रेंज म्यूनिशन। मीडियम रेंज यानी मध्यमगामी म्यूनिशन, जिनका रेंज होता है 10 से लेकर 50 मीटर की दूरी, जो कि किसी भी प्रकार के आसुरी गैस या स्टन ग्रेनेड हो, जो कि हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल यहाँ पर गैस म्यूनिशन के अंदर किया जाता है, उसी को फेंकने के लिए एक अच्छे औसत वाला जवान यानी अमलदार उसी को सेफ्टी पिन निकालने के बाद एक अच्छे औसत वाला अमलदार इसी को 25 से लेकर 35 मीटर तक के दूरी तक फेंक सकता है। इसलिए मीडियम रेंज म्यूनिशन का रेंज होता है 10 से लेकर 50 मीटर। और आगे नंबर 3 है LR म्यूनिशन यानी लॉन्ग रेंज म्यूनिशन, जो कि दूरगामी म्यूनिशन के नाम से जाने जाते हैं। यह म्यूनिशन गैस गन यानी लॉन्चिंग वेपन द्वारा फायर किए जाते हैं। इन्हीं का रेंज 50 से लेकर 150 मीटर तक हो सकता है, जो कि सभी प्रकार के सेल जो गैस गन द्वारा फायर किए जाते हैं वह आगे चलकर 50 से लेकर 150 मीटर की दूरी के अंदर जाकर रिलीज लाइन बनाते हैं और उतने दूरी के ऊपर जो मौजूद मॉब है उसी को कम से कम समय में आसुरी गैस पैदा करके डिस्पर्स कर सकता है। यहाँ पर आपको आगे बताऊंगा आसुरी गैस म्यूनिशन को आपके लेक्चर की उत्पत्ति के अंदर बताया गया। मिंटो और बेकर ने और भी रासायनिक पदार्थ मिलाकर एक आगे चलकर गैस म्यूनिशन को निर्माण किया। वो और भी जो रासायनिक पदार्थ है उसी के अंदर सबसे पहले नंबर 1 पर आता है CN कंपोजिशन। CN कंपोजिशन यानी क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन जो कि इससे पहले मजमा जो लाठी साथ ही साथ पत्थरबाजी करता था उन्हीं के खिलाफ पुलिस पार्टी करती थी, लेकिन जैसे ही मॉब की साइकोलॉजी चेंज होती है तो अभी सबसे खतरनाक मॉब आते हैं, उनके पास पेट्रोल बम साथ ही साथ ग्रेनेड या पिस्टल का इस्तेमाल, तलवारें इसी का इस्तेमाल करके पुलिस पार्टी को क्षति पहुंचाने का काम करती है। तो उसी के ऊपर आपको सबसे कम समय में कंट्रोल लाने के लिए आगे चलकर अगर मॉब एडवांस हो गया है तो पुलिस पार्टी भी एडवांस होना जरूरी है। इसीलिए आगे चलकर पुलिस पार्टियों ने नंबर 2 गैस का निर्माण किया। केमिकल कंपोजिशन CN के बाद CS। सबसे पहले CN जैसे ही पहला होगा CN, दूसरा
CS, तीसरा DM और चौथा है CR। डेफिनेशन आपको पता करना है आगे, जो कि नंबर 1 पर बताया गया आपको CN, क्लोरो एसिटोफिनोल, क्लोरो एसिटोफिनोल। तो आगे चलकर CS, उसी का नाम डिस्क्रिप्शन है, ऑर्थो क्लोरो बेंजोल, जो कि मैं आपको एरो दिखा रहा हूं, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, यानी केमिकल कंपोजिशन ऊपर से नीचे, CN से CS, CS से DM, DM से CR। सबसे पहले आपको क्लोरो एसिटोफिनोल की जानकारी दी गई, इससे क्या होता है, तो मजमे के अंदर शामिल लोगों के आंखों से आंसू निकलना, चमड़े की जलन, पसीना आने वाली जगह कॉलर, साथ ही साथ ओपन चमड़े के ऊपर जलन होना, और आगे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे CS, ऑर्थो क्लोरो बेंजोल, ऑर्थो क्लोरो बेंजोल, ऑर्थो क्लोरो बेंजोल डिस्क्रिप्शन में इससे कई ज्यादा मात्रा में आंख से आंसू निकलना, चमड़े की जलन, साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ, और यहाँ पर अगर फेफड़े का या हार्ट का कोई पेशेंट होता है मौत के अंदर, तो उसको जानलेवा परिणाम यहाँ पर भोगने पड़ते हैं। उसी के आगे नंबर 3 है DM, इसी का डिस्क्रिप्शन है डाइमिथाइल क्लोरोआर्सिन, डाइमिथाइल क्लोरोआर्सिन, जो कि आर्सिन, ये किसी को पता होगा, आर्सिन ये है, ये हेमिलिट्री साइनाइड के अंदर आता है, जो कि किसी एक आदमी को जानलेवा साबित हो सकता है। डाइमिथाइल क्लोरोआर्सिन, ये जैसे ही CN से CS, CS से DM तक आओगे और यहाँ से आगे CR तक जाओगे, तो इसी का दहकता यानी परिणाम करना यह बढ़ता हुआ चला जाता है। इसलिए अभी तक CN से मैन्युफैक्चरिंग चेंज करके अभी CS के अंदर यानी ऑर्थो क्लोरो बेंजोल के सभी प्रकार के म्यूनिशन यहाँ पर अभी उपलब्ध हो रहे हैं, जो कि कितना भी मौत बड़ा हो या वो सरकारी मालमत्ता को जला रहा हो या नुकसान पहुंचा रहा हो, तो उसको कंट्रोल में पाने के लिए आप CS म्यूनिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से आगे DM और CR का अभी तक तो यहाँ पर अपने सिविल मौत के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया गया है, आमतौर पर इसी को बॉर्डर के ऊपर भी इसी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि इसी को जानलेवा साबित है। तुरंत जो भी मजमे के अंदर शामिल लोग होते हैं, उनको अगर ये नीचे वाले DM और CR का इस्तेमाल करोगे तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो आगे टॉपिक में आगे है आंसू गैस म्यूनिशन के प्रकार, उसी के बनावट से यानी इसी को TSU टेकनपुर टीयर स्मोक यूनिट किस प्रकार से बनाता है, इसी के ऊपर इसके मुख्य 2 प्रकार पड़ते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है, यह सभी प्रकार के ग्रेनेड जो कि एक आम अमलदार हाथ से फेंकर मजले के अंदर फायर कर देता है। और नंबर 2 है टीयर गैस सेल, यह सेल लॉन्चिंग वेपन द्वारा यानी गैस गन के द्वारा इसी को आमतौर पे 45 डिग्री एंगल अपने कंधे के ऊपर बट को रखते हुए और स्मॉल ऑफ द बट को अपने कान को रखते हुए इसी को 45 डिग्री एंगल से फायर करके टारगेट की तरफ पहुंचाया जाता है, और वहां पर वो अपना काम वही करता है जो एक टीयर गैस म्यूनिशन के ग्रेनेड करते हैं। उसी प्रकार से सेल भी काम करते हैं, वहां पर जाना और वहां पर आंसू गैस पैदा करना, जो सेल और जो ग्रेनेड टीयर गैस म्यूनिशन के होते हैं। इसी के अंदर हर एक टीयर गैस म्यूनिशन के अंदर आपको 2 प्रकार से बताए गए, एक बनावट से जो है वो ग्रेनेड और दूसरा है सेल। तो इसी का मैकेनिज्म होता है वह 2 प्रकार से होता है। मैकेनिज्म यानी जहां से ये स्टार्ट होता है, पिकअप लेता है, यह जलना शुरू कर देता है, यह 2 रूप में होता है। नंबर 1 होता है नॉन इलेक्ट्रिक, यानी किसी को बिजली सप्लाई की कोई जरूरत नहीं होती है। मिसाइल के तौर पर यहाँ पर जो आपको दिखाई देता है, बॉटम को एक छोटा सा
एक गोल्डन कलर का परक्यूशन कैप लगा हुआ है। इसी के ऊपर गैस गन द्वारा फायर करने के बाद इसी के ऊपर फायरिंग में ठोकर मारती है और ये फायर हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर चिंगारी पैदा होती है और वो मैकेनिज्म पूरा हो जाता है और ये आगे की तरफ फायर होते जाता है। इसी को नॉन इलेक्ट्रिक म्यूनिशन बोला जाता है, यानी सेल या ग्रेनेड बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक शेल जो है वह आमतौर पे यह आपको बताया गया, यह गैस गन द्वारा फायर किया जाता है। और जो दूसरा है इसी का बॉटम देखो, 1 रुपए का सिक्का जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से इसी के ऊपर लगाया होता है। इसी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक हथियार द्वारा किया जाता है, जिसी का नाम होता है एमबीएल यानी सभी प्रकार के सिटी ऑफिस या मुख्यालय के अंदर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जो वज्र गाड़ी के ऊपर 7 बैरल वाला एक इक्विपमेंट होता है या साधन होता है, उसी का नाम मल्टी बैरल लॉन्चर यानी एमबीएल होता है, जो कि अग्नि वर्षा के नाम से निकनेम से जाना जाता है। अग्नि वर्षा ने उसी को 7 बैरल होते हैं और इसी प्रकार के इलेक्ट्रिक सेल सभी उसी के अंदर लोड किए जाते हैं और एक साथ ड्राइवर द्वारा उसी को ऑपरेटिंग किया जाता है। जैसे ही इसी का स्विच दबाया जाता है तो यह सेल फायर होने के लिए 9 डीसी बैटरी की जरूरत है। 2 प्रकार का बिजली सप्लाई होता है, एक होता है एसी यानी अर्थिंग के साथ करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। डीसी बैटरी की यहाँ पर 9 डीसी वोल्ट अगर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये सेल फायर होते और ये सिर्फ और सिर्फ एमबीएल द्वारा फायर होते। लेकिन अन्य ग्रेनेड भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक होते हैं। इसी का इस्तेमाल, इसी का नाम है बीएमटीएस। इसी का इस्तेमाल 2 वायर्ड होते हैं, इसी को प्लस और माइनस करंट सप्लाई दिया जाकर 9 डीसी बैटरी से इसी को चलाया जाता है। और यह अपने पुलिस पार्टी की गाड़ियों को मॉल के अंदर से अगर बाहर निकालना है तो गाड़ियों के साइड में इसी के द्वारा बनाए गए खास ब्रैकेट को गाड़ियों के चारों ओर से नीचे की तरफ वाइनिंग लेवल में लगाया जाता है। और जैसे ही ये सामने की तरफ हेडलाइट की तरफ 2 और साइड में 4 और बैक साइड में ब्रेक लाइट की तरफ 2 लगाए जाते हैं और इसी का वायर द्वारा इसी का सर्कुलेशन पूरा किया जाता है। और जैसे ही ड्राइवर इसी का स्विच दबा देगा तो ये सभी ग्रेनेड एक्टिव हो जाएंगे और ये इसी के ऊपर बनाए गए जो किसी कैप लगा दिखाए जाते हैं, ये कैप निकलते हैं। आप देखिए क्या बोलते हैं इसको। और यह कैप निकलने के बाद इसी के अंदर थोड़ा सॉलिड गैस यह पैदा हो जाता है, जो कि सफेद रंग का होता है। वह गाड़ियों को चारों ओर से फैल जाता है, जिसका एक क्लाउड बन जाता है। और यह क्लाउड मजमे के अंदर शामिल लोगों को अपने आप को खुद वहां पर रोकने के लिए मजबूर कर देता है कि वो तुरंत वहां से जगह छोड़ दे। और जैसे ही वो जगह छोड़ देंगे पत्थरबाजी कम हो जाएगी, मॉब डिस्पर्स हो जाएगा और पुलिस पार्टियों की गाड़ियों का नुकसान वगैरह हुए वहां पर पुलिस गाड़ियां बाहर निकल सकती है। आगे चलकर आपको बताऊंगा आंसू गैस म्यूनिशन के जो प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रकार बताया गया आपको ग्रेनेड और नंबर 2 बताया गया सेल। तो इसी के अंदर सबसे पहले बताऊंगा आपको ग्रेनेड की जानकारी। तो ध्यान दें साहिबान, यहाँ पर ग्रेनेड यह कुछ और तरीके के, जैसे कि नंबर 1 टीएस ग्रेनेड, टीएस ग्रेनेड यानी टीयर स्मोक ग्रेनेड, जिसी का काम होता है यह मार्क 3 का होता है। यह जैसे ही इसी का सेफ्टी पिन निकालने के बाद इसी को हवा में थ्रो किया जाएगा तो ये 25 से लेकर 35 तक रेंज के ऊपर जाएगा और वहां पर गिरने के बाद यह प्लास्टिक बॉडी का बना होता है, इसलिए जैसे इसी का मैकेनिज्म पूरा हो जाता है तो ज्यादा तादाद में गर्मी और प्रेशर पैदा हो जाता है गैस का, तो यह पिघल जाता है और इसी को टूटकर बाहर की तरफ गैस निकलती है और यह काम करता है मजले के ऊपर गैस देने का। नंबर 2 स्टन ग्रेनेड। तो आपको बताया जाएगा सभी आंसू गैस म्यूनिशन के अंदर 2 प्रकार के कंपोजिशन होते हैं, जो कि नंबर 1 कंपोजिशन जो होता है वह लेक्रिमेटिक कंपोजिशन होता है, जो अभी आपको बताया गया मैंने, जो ग्रेनेड है टीएस मार्क 3 ग्रेनेड, यह पिघलकर आंसू गैस पैदा करने का काम करता है। और दूसरा जो है वह स्टन ग्रेनेड। थोड़ा सा सर स्लो लेते हैं क्योंकि वो बहुत फास्ट हो रहा है, थोड़ा समझने में ये जा रहा है। जो दूसरा होता है वो स्टन ग्रेनेड होता है, जिसी के अंदर स्टन कंपोजिशन होता है। जो लेक्रिमेटिक कंपोजिशन होता है यह जलने के बाद आंसू गैस पैदा कर देता है जो सफेद रंग का होता है, और जो स्टन कंपोजिशन वाला होता है यह ग्रेनेड
बड़ी तादाद में बड़े धमाके के साथ और बिजली जैसी चमक के साथ फटता है, जो कि मजमे के अंदर शामिल लोगों के अंदर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है। जिस प्रकार से आपको बताया जाएगा, अगर दिवाली का मौसम है और हम रास्ते से जा रहे हैं, वहां पर अगर हमें मालूम नहीं होता है कि वहां पर कोई एटम बम लगाया गया है और हम नजदीक से जाते हैं तो अचानक वो फट जाता है, तो मौत एक मेंटलिटी है, एक साइकोलॉजी है कि एक आदमी अचानक वहां पर आवाज होने के कारण वो हड़बड़ा जाता है। उसी प्रकार से वह क्या होता है, मेंटलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। उसी प्रकार से ये ग्रेनेड का काम है। जब हम इसको मॉब के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये 160 डेसिबल का आवाज पैदा कर देता है। जैसे ही मॉब के अंदर गिरता है और वहां पर 160 डेसिबल औरत से औरत 10 मीटर के अंदर बचता है, तो मेरे हिसाब से जो जितनी मुझे मालूमात है उतना 125 के आगे डेसिबल का आवाज अगर कुछ समय तक अपने कान पर पड़ता है तो वह कर्ण बधिर हो जाता है, यानी उसका हेयरिंग सिस्टम खराब हो सकता है। तो उसी प्रकार से 160 डेसिबल आवाज जैसे ही बजता है नजदीक, तो वहां पर सामने वाले लोगों को मॉब के अंदर यही पता होता है कि पुलिस पार्टी के अंदर बॉम्ब्स होते हैं, राइफल्स होती है, गोलियां होती है। अभी पुलिस पार्टी ने अपने ओर बॉम्ब को फेंक दिया है और यहाँ पर ब्लास्ट पड़ा हुआ है। पिछले वाले मॉब के अंदर क्या बोलेंगे कि आगे गिरा है तो वहां पर कुछ ना कुछ लोग तो मॉब के अंदर के मर गए, तो उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है और वो तुरंत उस आवाज के कारण वहां से डिस्कस होने का सोचते हैं। यानी हर कोई सोचता है तो अगर हमारी जान सलामत है तो आगे चलकर हमारी मांगे हम पूरी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर रहने से हमारी जान को खतरा हो सकता है। आगे चलकर आपको ग्रेनेड के अंदर का प्रकार बताया जाएगा। नंबर 3 है स्टिंगर ग्रेनेड। यह जो ग्रेनेड होता है इसी का निर्माण टीएसयू द्वारा किया गया है, जो कि मजमे के अंदर जब छोटे बच्चे शामिल हो जाते हैं या औरतें उसी के अंदर होती है तो उनके हिसाब से इसी को इस्तेमाल किया जाएगा। इसी का इस्तेमाल करने का तरीका इस प्रकार से रहेगा, इसी के अंदर 30 से लेकर 35 तक स्टिंग बॉल होते हैं, यानी प्लास्टिक की गोलियां जिस प्रकार से गोलियां होती है उसी प्रकार से होती है, जो इसी के अंदर भरी हुई कंपोजिशन। साथ ही साथ इसी के अंदर भी स्टन कंपोजिशन होता है, जो कि स्टन कंपोजिशन यहाँ पर जैसे ही ब्लास्ट हो जाता है तो वहां पर वो प्रेशर पैदा कर देता है, जिस प्रेशर से इसी की प्लास्टिक की बनी हुई जो बॉडी होती है वो टूटती है और अंदर की भरी हुई गोलियां प्रेशर के साथ वह चारों ओर की तरफ फैल जाती है, जो कि मजमे के अंदर शामिल लोगों के खुले बदन के ऊपर, चमड़े के ऊपर, मुंह के ऊपर लगती है तो वहां पर मधुमक्खी के डंक मारने का वहां पर अनुभव पैदा कर देती है। साथ ही साथ चमड़े के ऊपर छोटे छोटे गांठ आना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो अपने खुद का देखता है तो वो बोलता है कि अपना सर सलामत है तो पगड़ी 50 होगी, इसीलिए सबसे पहले वो अपने जान की सोचता है और वहां से वो भाग जाता है। आगे चलकर आपको बताया जाएगा ग्रेनेड नंबर 4 डाई मार्कर ग्रेनेड, जो कि मेरे हाथ में है। ये डाई मार्कर आपको यहाँ पर अंदाजा लगा हुआ होगा कि डाई मार्कर यानी डाई, केमिकल डाई, यानी जो कि सफेद बालों को काला करने का काम करती है हेयर डाई। उसी प्रकार से इसी के अंदर उसी प्रकार की केमिकल डाई होती है, जो कि 2 रंग की होती है। डाई मार्कर यानी निकनेम है अमिट, यानी अमिट यानी न मिटने वाला अमिट डाई मार्कर ग्रेनेड। इसी के अंदर 2 प्रकार के रंग होते हैं, एक तो अकेला कोई तो एक रहेगा, एक तो गहरा गुलाबी रहेगा या गहरा हरा रहेगा। हम इस्तेमाल करते समय देखना है कि कौन से प्रकार का ग्रेनेड हमने फेंक दिया है। तो मॉब के अंदर जैसे ही जाएगा तो इसको आमतौर पे ओवरहेड पोजीशन से फेंका जाएगा। ओवरहेड पोजीशन यानी सर के ऊपर से हाथ को घुमाकर फेंका जाएगा ताकि इसको ऊंचाई और गोलाई मिले, और जैसे इसका डिले समय यानी परक्यूशन का ठोकर मारने के बाद यहाँ पर चिंगारी पैदा हो जाएगी और वह चिंगारी पर फ्यूज को जलाकर अंदर भरे हुए कंपोजिशन को आग लगा देती है और वो ये ग्रेनेड फोड़ देती है। तो फोड़ने के बाद इसी के अंदर भरा हुआ केमिकल डाई बारिश जैसा चारों ओर 15 मीटर के दायरे में गोल फैल जाता है, और यह बारिश जिस मजमे के अंदर शामिल लोगों के बदन के ऊपर गिरती है तो वो कपड़ा तो निकाल फेंक सकता है बाद में, लेकिन वो अपना चमड़ा नहीं निकाल सकता। तो चमड़े के ऊपर जैसे ही वो कलर गिरती है तो 48 घंटे तक वह नहीं मिटता है आसानी के साथ। जैसे ही पुलिस पार्टी की ज्यादा से ज्यादा मदद मिलने के बाद अगर वो उस एरिया के अंदर
भाग भी जाता है तो सर्चिंग ऑपरेशन द्वारा या कॉम्बिंग ऑपरेशन द्वारा उस एरिया के अंदर जिसके बदन के ऊपर हमने फेंका हुआ कलर दिखाई देगा तो उसी को वहां पर पकड़ा जाएगा। वह साबित हो जाएगा कि वह मजमे के अंदर शामिल था। लेकिन ध्यान रहे, अगर मौसम होली का है तो वहां पर ध्यान रखा जाएगा कि हमने कौन से प्रकार का रंग डाला है। नहीं तो होली में दूसरे रंग का भी खेला होगा तो उसको भी पकड़ा जाएगा तो उसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन हमने जिस प्रकार से यहाँ पर विनेगर का इस्तेमाल किया है वही केमिकल अगर डाई उसके बदल के ऊपर मिलती है तो वह वहां पर सस्पेक्टेड है। आगे चलकर बताऊंगा ग्रेनेड नंबर 5, 3-वे ग्रेनेड। 3-वे ग्रेनेड ये दिखने में होता है एक टिफिन जैसा, जो कि उसी के 3 कंपार्टमेंट होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसीलिए इसी को 3-वे यानी निकनेम इसी का त्रिदिशा होता है। त्रिदिशा ने तीनों ओर यानी 3-वे, तीनों दिशा में जाने वाला। जैसे ही ये ग्रेनेड थ्रो किया जाएगा तो इसी का फायर का तरीका इस प्रकार से रहेगा, ये जैसे ही चिंगारी पैदा कर देगा तो आगे का मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा, तो ये प्रेशर पैदा कर देगा, गर्मी पैदा कर देगा, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकेगा क्योंकि ये एल्यूमिनियम से बना बॉडी होता है और आगे जो आपको पहले बताया गया है वो सभी प्लास्टिक की बॉडी थी। तो यह एल्यूमिनियम क्योंकि, लेकिन इसी को क्या है दबा होकर मैकेनिज्म बनाया गया है कि इसके डिब्बे इसी के अंदर एक दूसरे के अंदर लगाए गए हैं। जैसे ही ये भारी मात्रा में गर्म हो जाएगा और प्रेशर गैस का बढ़ेगा तो ये एक दूसरे में से अलग हो जाएंगे और ये प्रेशर से तीनों ओर फैल जाएंगे। यानी यह इस्तेमाल करने का तरीका इस प्रकार से रहेगा। इसको छोटे बच्चे, औरत या बूढ़े लोग अगर मौत के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शामिल है तो उस जगह पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि बूढ़े या छोटे बच्चे जिनकी जजब करने की गैस म्यूनिशन को जजब करने की जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है, इसीलिए इसकी छोटे छोटे मात्रा में 3 कंपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं और वो कम से कम देते हैं, लेकिन उनको उतना भी गैस बहुत ज्यादा सफा हो जाएगा और वो वहां से जाएंगे। अगर बड़ा ग्रेनेड अगर वहां पर गिरता है तो ज्यादा क्लाउड बनेगा, ज्यादा क्लाउड के कारण अगर कोई बूढ़े हैं तो वहां पर एक्सपायर होने की भी संभावना होती है। अगर हमने गोली से किसी को मार दिया या इसका ज्यादा प्रभाव करके मार दिया तो अपने ऊपर ह्यूमन राइट से आपके ऊपर कंप्लेन तो हो ही जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा कि 3-वे ग्रेनेड का इस्तेमाल आमतौर पे छोटे बच्चे, महिलाएं या बूढ़े अगर मजमे के अंदर शामिल है तो वहां पर किया जाएगा। आगे आपको बताया जाएगा PMTS ग्रेनेड। PMTS जो इससे पहले आपको बताया गया है, PMTS ग्रेनेड यानी व्हीकल माउंटेड टीयर स्मोक ग्रेनेड। व्हीकल यानी वाहन, जो भी पुलिस पार्टी की गाड़ियां होती है उसी को प्रोटेक्शन लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। PMTS का निकनेम होता है कवच। कवच यानी किसी एक वस्तु को प्रोटेक्शन देने वाला कवच। यह गाड़ियों को कवच का काम कर देता है, इसीलिए इसका निकनेम कवच होता है, जिसको 9 DC बैटरी द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। ये इलेक्ट्रिक होता है। इसी के आगे नागपाश ग्रेनेड है। नागपाश यानी स्टन ग्रेनेड मार्क 3 इलेक्ट्रिक होता है। इसी को भी 2 वायर द्वारा 9 DC बैटरी से चलाया जाता है। इसी के अंदर स्टन कंपोजिशन भरा हुआ होता है, जो पहले आपको बताया गया। स्टन नाम जिसके अंदर आता है वो ब्लास्ट करता है, साथ ही साथ जिसके अंदर लेक्रिमेटिक कंपोजिशन भरा होता है वो जलकर अश्रु गैस पैदा कर देता है। तो ये स्टन कंपोजिशन जो भरा हुआ है ये बड़े काफी तादाद में इसी का इस्तेमाल हम अगर कहां पर अपना कैंप लगाया गया है, पुलिस का कैंप है, ट्रिप प्लेयर वायर्स लगाया है, प्रोटेक्शन वायर या चारों ओर से हमें प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो व्यवधान किया जाता है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसको 1 फीट के गड्ढे के अंदर, जमीन के अंदर यहां तक गाड़ दिया जाता है और ऊपर वाले वायर से इसको चलाने के लिए इसका ट्रिप प्लेयर जैसा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सामने की तरफ से जंगल से या पोस्ट के दूसरी तरफ से पोस्ट के अंदर या पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर कोई देश विरोधी कार्य करने वाले लोग अपना किसी एक एम से एंट्री कर देते हैं, तो जैसे ही ये ट्रिप वायर से प्लस माइनस उसको खिंचावट या खुलावट यानी खींचता है या धकेलता है, जैसे ही उस स्विच को जैसी कार्य शुरू हो जाते हैं तो यह ग्रेनेड बड़े धमाके के साथ और बिजली जैसी चमक से अचानक फट जाता है, जिससे हमें पुलिस पार्टियों को पुलिस स्टेशन के अंदर के या पोस्ट के अंदर के उनको पता हो जाता है कि कहीं से तो
ट्रिप प्लेयर को खींचा या धकेला गया है, जैसे ही ये ब्लास्ट करता है तो सभी पोस्ट अलर्ट हो जाता है और वहां पर आगे का नुकसान बच सकता है। आगे चलकर आपको बताऊंगा आश्रय गैस म्यूनिशन के अंदर सबसे बड़ा आश्रय गैस म्यूनिशन, जिसी का नाम है फ्लोटिंग डिवाइस, इसी का निकनेम है मगर। मगर से आप जान चुके होंगे, मगर क्या करता है, पानी में तैरता है। पानी में तैरता है जिस प्रकार से मगर, उसी प्रकार से ये डिब्बा भी पानी के अंदर तैरता है। अगर मॉब कोई सुनिश्चित जगह पर पैदा नहीं होता है। अगर नदी किनारे या किसी तालाब के किनारे या समंदर के किनारे अगर मॉब आ जाता है, अलग अलग मांगे हो सकती है मॉब की, तो वहां पर जैसे आ जाता है, अगर हवा का दबाव बहाव पानी की ओर से लैंड की तरफ यानी जमीन की तरफ है, तो बाकी बताए गए सभी प्रकार के म्यूनिशंस जो कि ग्रेनेड्स और सेल आपको बताए गए, जैसे ही LOR लाइन ऑफ रिलीज बनाई जाएगी तो वो पैदा होने से पहले ही पानी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर फ्लोटिंग के लिए उनके ऊपर कोई बनावट नहीं है। तो यह जो मगर उपकरण होता है वह उस जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा, ये यहाँ तक पानी के ऊपर तैरेगा और इसी के ऊपर ढक्कन जो होता है, इसको निकालने के बाद इसी के अंदर भी जो आपको इससे पहले बताए गए हैं उसी प्रकार के 2 वायर होते हैं और उसी को चलाने के लिए 9 DC बैटरीज की जरूरत होती है। इसी को जैसे ही आप वहां पर चलाओगे तो पानी के बहाव के कारण ये जलेगा और वहां से पैदा हुआ गैस बहाव पानी से जमीन की तरफ है, तो वहां से भी यह कारगर साबित होकर उनके ऊपर आपके ऊपर आश्रय गैस पैदा कर सकता है, जो कि 9 DC बैटरी से चलाया जाता है और यह सभी म्यूनिशन से ज्यादा मात्रा में आश्रय गैस देने का काम करता है, जो कि इसी का जो बॉटम वाला पाइप होता है तो यहाँ से वहां तक पूरा इसी के अंदर लैक्रिमेटिक कंपोजिशन बना होता है, जो कि आश्रय गैस देने का काम 1 मिनट से ज्यादा समय तक कर सकता है। अभी तक आपको सभी प्रकार के ग्रेनेड और उपकरण आपको बताए गए। पहला प्रकार यहाँ पर समाप्त है, आपको जो बताया गया ग्रेनेड। अभी आगे चलकर बताऊंगा आपको सेल यानी सभी सेल को जो भी नॉन इलेक्ट्रिक है, जो आपको इससे पहले आपको इसी के अंदर का जो कंपैरिजन है वो आपको बताया गया, जो कि और एक बार बताऊंगा। इसी के अंदर देखो, जिसी के ऊपर छोटा परक्यूशन कैप गोल्डन का है, यह गैस गन द्वारा फायर किए जाएंगे, और जिसी के ऊपर एक रुपए के सिक्के जैसा बड़ा है वह MBL द्वारा फायर किए जाएंगे। तो दोनों का काम वही होता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताऊंगा सबसे पहले नॉन इलेक्ट्रिक यानी बनावट में सिर्फ सभी से तो वैसे बनते हैं, लेकिन दिखने में ये जो मेरे हाथ में है और ये इनके दोनों के जो नोज है यानी आगे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर ब्लंट नोज और फ्लैट नोज। यहाँ पर जो ब्लंट नोज वाला है वह सेल एक ही प्रकार में बनता है, जो आपको बताया गया यहाँ पर गैस गन द्वारा फायर करने के लिए बनाया जाता है। बाकी सभी प्रकार के जो शेल होते हैं जो अभी आपको बताने वाला हूं, वह सभी दोनों किस्म के बनते हैं, एक इलेक्ट्रिक भी बनता है और दूसरा नॉन इलेक्ट्रिक भी बनता है। बाकी उसी का मैकेनिज्म एक ही जैसा होता है, लेकिन उसका ठोकर मारने की जगह पर या करंट देने की जगह पर वह चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले सेल के अंदर बताऊंगा, नंबर 1 TS सेल यानी LR सेल के भी नाम से जाना जाता है। LR सेल यानी लॉन्ग रेंज सेल। इससे पहले SR सेल भी बनते थे, लेकिन अभी 45 डिग्री एंगल के बजाय इसी सेल को लॉन्ग रेंज सेल को ही 65 डिग्री यानी 65 डिग्री एंगल चेंज करने के बाद यह ग्रेनेड शॉर्ट रेंज की म्यूनिशन रेंज पर गिरेंगे। तो दोनों काम एक ग्रेनेड कर सकता है, रेंज कितना हो आगे या कम या ज्यादा वो अपने गैस गन के एंगल के ऊपर वो साबित हो सकता है। तो इसी का डबल आर्म मीनिंग के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा LR सेल यानी लॉन्ग रेंज सेल। इसी का रेंज होता है 135 मीटर प्लस माइनस 10 मीटर यानी 10 मीटर ये आगे या पीछे गिर सकता है। इसी का कारण है हवा का दबाव, ग्रेविटी, साथ ही साथ इसी के अंदर भरा हुआ कंपोजिशन कुछ मात्रा में कम ज्यादा हो सकता है। उसी की वजह से यह
आगे या पीछे की तरफ 10 मीटर जा सकता है, लेकिन 135 के आसपास जाएगा। दूसरा है स्टन सेल, जो बॉडी के कंपैरिजन के अंदर बताऊंगा। जो मेरे राइट हाथ में है वह प्लास्टिक बॉडी का बना हुआ सेल है, और जो लेफ्ट हाथ में है यह एल्यूमिनियम बॉडी का बना हुआ है। तो जो फाइबर बॉडी का बना होता है सफेद रंग के, इसी का नाम होता है स्टन सेल। ये दोनों प्रकार में बनता है, इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक, जो आपको पहले बताया गया है। तो ये सेल स्टन सेल आपको नाम के अंदर बताएगा। इससे पहले स्टन कंपोजिशन और लैक्रिमेटिक कंपोजिशन। स्टन कंपोजिशन यानी ब्लास्ट करेगा, पहले भी आपको ग्रेनेड बताया गया है हाथ से फेंकने के लिए। अभी ये गैस गन द्वारा, इसी का काम क्या होता है, गैस गन द्वारा यह लोड करने के बाद, एंगल लेने के बाद फायर किया जाएगा, तो 100 मीटर हवा में ऊपर जाएगा और मजमे के बीचों बीच सर के ऊपर जैसे ही बजता है तो वहां पर साइकोलॉजी चेंज करने वाला आवाज, यानी 160 डेसिबल के आगे का आवाज वहां पर पैदा हो जाता है। और इससे पहले बताया गया आपको, मॉब में शामिल लोगों की साइकोलॉजी वहां पर उस आवाज से चेंज हो जाएगी और उनको लगेगा कि ऊपर की तरफ से कोई बॉम्ब अभी यहाँ पर पुलिस पार्टियों ने फायर कर दिया है, यहाँ से आगे अपनी जान जा सकती है, तो यहाँ से जल्दी जगह छोड़कर हम जाए। आगे चलकर आपको बताऊंगा 2 in 1 सेल, प्रवीर के नाम से जाना जाता है। नाम के अंदर ही है 2 in 1 सेल। जो 2 in 1 का काम है, दो बातें एक साथ। दो बातें कौन सी, जो आपको इससे पहले बताया गया, स्टन कंपोजिशन और लैक्रिमेटिक कंपोजिशन। तो इससे पहले आपको एक एक बताया गया, एक में लैक्रिमेटिक ही होगा या स्टन ही होगा, लेकिन इसी के अंदर 2 in 1 यानी दोनों बातें एक साथ है। आगे वाले हिस्से के अंदर स्टन कंपोजिशन होता है और पीछे वाले हिस्से के अंदर लैक्रिमेटिक कंपोजिशन होता है। यानी दोनों बातें अगर मॉब को चाहिए, हमें डिसाइड करना होता है कि अगर मॉब ज्यादा से ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा सरकार नुकसान कर रहा है, तो उनको असर देने के लिए दोनों बातों का, तो यहाँ से फायर होने के बाद पहला वाला हिस्सा जाने से पहले आगे वाला हिस्सा जैसे ही यहाँ पर फ्यूज जलते हुए जाएगा तो बड़ा धमाका करेगा, जो कि स्टन कंपोजिशन करता है। और पिछला हिस्सा वह ऊपर से नीचे आते समय गैस देते हुए आएगा और जैसे ही लोगों के अंदर गिरेगा तो वो गैस भी पैदा करेगा। लेकिन लोग सोचेंगे कि अभी ऊपर ब्लास्ट हुआ है, नीचे कुछ तो गैस निकलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे अभी खैर नहीं है, तुरंत उस जगह को छोड़ के आगे चलकर बताऊंगा धूमकेतु ड्वेल सेल। ड्वेल के नाम के अंदर ये ड्वेल यानी डबल यानी एक ही बार दो बार। यहाँ पर दिखाऊंगा मैं आपको 1 2 3 4 आदर्श टेप लगाए गए हैं, इससे पहले नहीं थे। आगे वाला हिस्सा बंद था पूरा, इसी के अंदर स्टन कंपोजिशन था, लेकिन अभी दोनों हिस्सों के अंदर लैक्रिमेटिक कंपोजिशन है। अगर आदर्श टेप लगाए गए हैं तो कुछ तो अंदर से बाहर आने वाला है, तो लैक्रिमेटिक कंपोजिशन यानी गैस पैदा करने वाला। ये दोनों हिस्से अगर हमें इस सेल का इस्तेमाल उस जगह पर किया जाएगा जब लंबे रेंज के ऊपर मॉब टुकड़ियों में विभाजित है, यानी 10 20 50 या 100 का यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, 50 दूसरी जगह पर इकट्ठा हुए, तो सेंटर पॉइंट लेंगे। जैसे ही फायर हो जाएगा तो 100 मीटर की दूरी पर ऊपर जाएगा हवा में, और जैसे फटेगा तो इसी के दो हिस्से अलग अलग हो जाएंगे और एक हिस्सा दाहिने और एक हिस्सा बाएं गिर सकता है। अगर वो गिरता है तो अगला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आमतौर पे दो हिस्सों में विभाजित होकर ज्यादा जगह पर डिप्लॉय हुए मॉब को कम से कम समय में काबू लाने के लिए ड्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाएगा। और आखिर में आपको बताएगा ये सभी प्रकार के अभी तक जो बताए गए हैं सभी म्यूनिशंस में सेल ये दो हिस्सों में बनते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक हुई और दूसरे नॉन इलेक्ट्रिक। लेकिन अभी आखिरी बताया गया जो आपको बताया गया पहले ब्लंट नोज वाला, जो इसी का ब्लंट नोज इस वजह से बनाया गया है जिसका नाम फ्लाइट सेल यानी वुड पेयरिंग सेल होता है। वुड पेयरिंग के ऊपर आप समझ चुके होंगे, वुड पेयरिंग यानी किसी एक लकड़ी को छेद पाड़ने का काम। लकड़ी का छेद पाड़ने का काम कौन करता है? इसी के आगे बना हुआ एल्यूमिनियम का ब्लंट नोज। यह नर्म लकड़ी को जैसे ही लगेगा तो इसका इस्तेमाल, ध्यान रहे सभी ध्यानपूर्वक सुने, अभी तक बताए हुए सभी प्रकार के सेल आप मॉब के अंदर एंगल से फायर कर सकते हो।
या जरूरत पड़ने पर रिकॉर्चिव फायर कर सकते हो। रिकॉर्चिव फायर यानी अगर मॉब नजदीक है तो उनको उनके पीछे अगर जाकर एलआर सेल गिरेगा तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो उनके सामने अगर आपको गिराना है तो रिकॉर्चिव फायर यानी बटकंधे का मिलाप करते हुए शिस्त लेंगे, लेकिन अपने जितना रेंज है यानी मॉब का और पुलिस पार्टी का रेंज अगर 100 मीटर का होता है तो उसी के अंदर 1/4 के ऊपर भी हम बैरल को डाउन करेंगे और जमीन के ऊपर फायर करेंगे। तो जमीन के ऊपर स्प्लिट होकर यानी रिकॉर्चिव होकर उसका जो प्रेशर होता है वो रेंज को कम कर देता है और सामने मॉब के आगे की तरफ भी रुक जाता है और जिससे वो मॉब के ऊपर असर कर देता है। उसी प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण सेल है, इसी का इस्तेमाल वुड बेरिंग सेल यानी फ्लैट राइट सेल जिसको रुद्र के नाम से जाना जाता है, रुद्र यानी हार्ड, यह सेल हर हमेशा मॉब के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये पक्का दिमाग में फिक्स कर लो कि ये ब्लंट नोज वाला जो शेल होता है यह वेट में 620 ग्राम का होता है, वेट भी भारी होता है, इसको कभी भी मॉब के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिर्फ आप सीधा तो नहीं करोगे, एंगल से भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे फायर हो जाएगा तो 620 से आधा केजी तो वेट इसका बचता है, ये ऊपर जाएगा 300 मीटर के आगे जाएगा, 300 फीट के आगे जाएगा और जैसे ही 300 फीट से जैसे इसका वेट हेड जो है वेट है इसका तो वो नीचे आएगा। जिस प्रकार से शटरकॉक आता है उसी प्रकार से अगर मॉब के अंदर शामिल लोगों को किसी के भी सर के ऊपर गिरता है तो ऑलरेडी लकड़ी को तोड़ देता है, तो खोपड़ी क्या चीज है, तो खोपड़ी के अंदर चला जाएगा और वो मर जाएगा। तो डायरेक्ट आप गोली मार के किसी को अगर मारते हो या इस सेल के फायर की वजह से मारते हो, आपके ऊपर ह्यूमन राइट द्वारा आपके ऊपर क्लेम हो जाएगा। इसीलिए कभी भी इस सेल को मजमे के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है। तो कहां पर करना है, तो इसी को बनावट के लिए बनाया गया है सिर्फ नॉन इलेक्ट्रिक सेल। नॉन इलेक्ट्रिक यानी गैस द्वारा फायर किया जाएगा। तो एमबीएल द्वारा ये फायर करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल ऐसी जगह पर किया जाएगा। कौन सी जगह पर, जहां पर मजमे के अंदर के शामिल लोग विद्रोही या आतंकवादी अगर अपने आप को किसी पगडंडी वाली एरिया के अंदर अपने आप को इसी रूम के अंदर बंद कर देते हैं और चोरी चुपे से खिड़की से या दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अंदर से अपने ऊपर अटैक करते हैं, पुलिस पार्टी के ऊपर जैसी गोलियां चलाते थे, तो उनको वहां से बाहर निकालने के लिए उस रूम से इस सेल का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि इसी को इस्तेमाल करने का तरीका आमतौर पे आपको बताया गया, सभी सेल को आप कान के साथ कंधे का मिलाप करते हुए 45 डिग्री एंगल से फायर करोगे, लेकिन इसी का इस्तेमाल आप हर हमेशा डायरेक्ट बट कंधे के मिलाप करते हुए जिस प्रकार से हम किसी एक टारगेट दुश्मन को या दहशतवादी या आतंकवादी को मारने के लिए राइफल द्वारा गोली को चलाया जाएगा एम लेकर, उसी प्रकार से गैस गन द्वारा इसी का एम लेकर फायर किया जाएगा। लेकिन कहां पर, तो जिस रूम के अंदर या जिस कमरे के अंदर खुद को विद्रोही या मजमे के लोग बंद कर लेते हैं और कुछ देर के लिए बाहर आते हैं या दहशतवादी अपने ऊपर अटैक करता है गोलियां फायर करके, तो उसको निकालने के लिए उस दरवाजे के ऊपर या खिड़की के ऊपर शिस्त लेकर 70 से 100 मीटर की दूरी के ऊपर आप यहाँ पर फायर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फायर होने के बाद दरवाजे को लगेगा, लेकिन इसका ब्लंट नोज होने की वजह से ये प्रेशर से दरवाजे को तोड़ देगा और इसी के पीछे फैन होते यानी पीछे की तरफ स्प्रिंग द्वारा दबाकर अभी इस केस के अंदर फैन लगाए गए हैं, जो कि दरवाजे इसका जैसे बाहर निकलते हैं केस से तो उसका कैलिबर बढ़ जाएगा, आगे का कैलिबर रहेगा जो कि हर एक गैस के गन का होता है 1.5 इंच यानी 37/38 मिलीमीटर, उसी का डाया 1.5 इंच हो जाएगा। तो ये सेल जाएगा 1.5 इंच होल्ड लगाकर, लेकिन स्प्रिंग की मदद से वो खुल जाने के बाद पीछे वाले जो स्प्रिंग होते हैं वो अटक जाएंगे दरवाजे को, यानी ये आधा अंदर जाएगा और आधा दरवाजे के बाहर रुकेगा। जैसे अंदर जाएगा तो अंदर वाले हिस्सों के ऊपर आदर्शिव टेप लगे हुए हैं, जो कि इसी के अंदर लिक्विड कंपोजिशन होता है, वह गैस पैदा कर देता है। जैसे ही अंदर गैस पैदा हो जाएगा तो जो अंदर छुपे आतंकवादी दहशतवादी या मजमे के लोग हैं तो उनको वहां पर अपने आप को रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जैसे ही तुरंत बाहर आएंगे, अगर वो टेररिस्ट है तो हम तुरंत उसको फायर करके बर्बाद कर सकते हैं, अगर वो मजमे के लोग हैं तो उनको पकड़कर हम आगे
आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के ग्रेनेड और सेल्स समाप्त है। आगे बताऊंगा आपको। इसी का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो मानो हवा चेंज हो गई, हवा का रुख अचानक चेंज हो गया और पुलिस पार्टी की तरफ हवा बह रही है। अगर ग्रेनेड हम फेंकते हैं और अपने ही हथियार का इस्तेमाल अपने ऊपर हो जाएगा, यानी एक पुलिस पार्टी के जवान भी एक क्या है सजीव, यानी उनके ऊपर भी असर हो सकता है आंसू गैस का। तो उनको उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अगर उनके पास कोई साधन नहीं होगा तो पुलिस पार्टी क्या करेगी? जैसे गैस आएगा तो मजमा डिस्पर्स होने से पहले पुलिस पार्टी गायब, ऐसा काम नहीं होना है। उस जगह पर हम ज्यादा से ज्यादा देर तक डटे होना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाएगा, तभी वहां से आंसू आगे की तरफ मॉब डिस्पर्स हो जाएगा। तो वहां पर हमें पुलिस पार्टी को प्रोटेक्शन देने के लिए आंसू गैस से एक साधन बनाया गया है जिसका नाम रेस्पिरेटर होता है। रेस्पिरेटर नाम के अंदर ही है, रेस्पिरेटर यानी रेस्पिरेशन सिस्टम को अच्छा बनाने वाला, यानी श्वास यंत्र, जिसी के दो हिस्से होते हैं। नंबर एक होता है गैस मास्क और दूसरा होता है कंटेनर। कंटेनर का इसी के अंदर कुछ मात्रा में अलग अलग साधन मौजूद है। कंटेनर के अंदर सबसे पहले आंसू गैस मिश्रित हवा को शुद्ध करने के लिए सामने की तरफ से आउट वॉल से इन ऑल से अंदर जाता है। तो ये इसी के अंदर कंटेन जो साधन होते हैं वो होता है पतला कॉटन पेपर, कोयले के छोटे छोटे टुकड़े, आगे चलकर रुई होती है और नारियल का कत्था भरा हुआ होता है। यह चार साधन इसी के अंदर भरे होते हैं जो कि आंसू गैस मिश्रित हवा को अंदर जाते समय वह रेस्पिरेशन सिस्टम को पूरा अच्छा बनाने के लिए वह अपने अंदर सभी आंसू गैस मिश्रण के असर को खींच लेते हैं और इन ऑल के द्वारा अंदर अपने यह मुंह को लगाने का सामान है जो कि उसी के ऊपर हेड पैड लगा हुआ होता है, जो सर के ऊपर से पीछे की तरफ हेलमेट जैसा लगता है। और ये जैसे ही लगता है तो इन ऑल द्वारा आगे की तरफ से हवा निकलेगी तो इसी के अंदर जाएगी। इसी को कंटेनर को अगर गैस मास्क के साथ लगा दिया तो इस प्रकार से ये बनता है। और यह हर एक पुलिस पार्टी के गैस सेक्शन के अंदर जो शामिल लोग हैं यानी जो अमलदार है उन्हीं को इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ही आगे की तरफ से दूषित हवा आएगी, आंसू गैस मिश्रित हवा आएगी तो अंदर जो होता है उसी को उसका कोई भी असर नहीं हो जाएगा, तो वह आगे की तरफ बढ़ सकता है और मौत को डिस्कस करने में मदद हो जाएगी। यहाँ पर रेस्पिरेशन सिस्टम का काम अच्छा होकर पुलिस पार्टी सबसे ज्यादा कारगर आंसू गैस का इस्तेमाल करके मजमे को काबू में ला सकती है और सरकारी एवं खासगी मामले का नुकसान कर सकती है। इसी के आगे टॉपिक में आगे चलकर बताऊंगा आपको आंसू गैस म्यूनिशन का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाएगा, यानी जो भी इसका इस्तेमाल करने वाली राइट कंट्रोल पार्टीज है, यानी पुलिस पार्टी जो है सेक्शन का काम करने वाले जवान जो है उनको किस प्रकार से और कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से एफसी यानी फील्ड क्राफ्ट के अंदर 6 सिस्टर्स और 1 मदर चीजें नजर किन कारणों से आती है। 6 सिस्टर्स यानी 6S और एक यम यानी मोमेंट। इस प्रकार से आंसू गैस के अंदर भी 6R और 1H इस प्रकार से बना हुआ मेथड है जो कि आपके अंदर अभी आपको बता दूंगा। 6R यानी क्या होता है और 1H यानी क्या होता है। यह कभी भी जो भी पुलिस पार्टी का कमांडर है उन्होंने इस 6R और 1H को दिमाग में फिट कर लेना है, यानी आंसू गैस का इस्तेमाल कौन सी जगह पर किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। 6R यानी पहला R, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6R 1H। 6R यानी सबसे पहला वाला R जो है यह है रुख। रुख
रुख, हवा का रुख, यानी आश्चर्य गैस इस्तेमाल करते समय आपको सबसे पहले बताया गया है ये लो आग किस प्रकार से बनाया जाएगा। यानी आश्चर्य गैस इस्तेमाल करने से पहले हवा का रुख यानी दिशा, कौन सी दिशा से किस दिशा में बह रहा है। अगर आप बहने से बाएं की तरफ बह रहे हैं, अगर बाएं तरफ रेनोवेलिस बनाओगे तो उस रास्ते से उसी तरफ गैस निकल के जाएगा और अपने जो भी इस्तेमाल किए हुए ग्रेनेड या सेल है वो बेसर हो जाएंगे, बेकार में जाएंगे। तो उसका असर करने के लिए सबसे ज्यादा पहला महत्वपूर्ण जो आर है यानी रुख देखना है, यानी हवा का रुख किस कहां से कहां पर है। नंबर 2 पर बताया जाएगा रफ्तार। नंबर 2 है रफ्तार। रफ्तार यानी किसका रफ्तार, मॉब का या गाड़ी का या किसका। रफ्तार यानी हवा का ये रफ्तार कितना है, हवा का रफ्तार कितना है। अगर तेज हवा बहती है तो हमें 2 ग्रेनेड या 3 ग्रेनेड के ऊपर काम नहीं चलेगा, तुरंत वो गैस पैदा हो जाएगी, हवा के रास्ते से तुरंत निकल जाएगी क्योंकि बहाव तेज है हवा का। तो रफ्तार तेज होगा तो हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रेनेड और बारी बारी ग्रेनेड को फायर करना पड़ेगा। पहला ग्रेनेड जैसे ही हो जाएगा तो दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कुछ सेकेंड का इस्तेमाल डिले देते हुए उसको फायर करेंगे तो लगातार गैस का असर मजमे के अंदर के शामिल लोगों को हो जाएगा और वो वहां से डिस्पर्स हो जाएंगे। नंबर 2 देख लिया रफ्तार। नंबर 3 है रवैया। रवैया यानी क्या, किस प्रकार से बिहेवियर है मॉब का, साइकोलॉजी देखना है मॉब कैसा है। अगर सामने वाला मॉब बहुत ही विध्वंसक है या उनके अंदर शामिल छोटे बच्चे या महिलाएं या बूढ़े हैं तो उनके ऊपर कम मात्रा वाला गिरना। इससे पहले आपको बताया गया अगर स्टिंग बॉल से काम चलता है तो आप स्टिंग बॉल का इस्तेमाल करोगे, छोटे अगर 3 वेज का इस्तेमाल करोगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में 3 दिशा में जाएगा तो कम मात्रा में अगर वो वहां से डिस्पर्स हो जाएंगे। अगर उनका रवैया इतना नहीं रहेगा जितना यंग बॉयज का जो होता है उनका रहता है, तो अगर वो यंग बॉयज का नहीं है या बड़े लोगों का नहीं है, अगर छोटे बच्चे, औरतें या बूढ़े लोग इसके अंदर शामिल है तो उनका रवैया अलग रहेगा। तो मॉब का रवैया यानी साइकोलॉजी क्या है उनकी, उस प्रकार से आपने आगे आश्चर्य गैस का इस्तेमाल करना। आगे वाला ये जो है रेंज। रेंज रेंज के हिसाब से यानी क्या, रेंज अभी अगर मानो रेंज कम है, मॉब आपसे 50 मीटर की दूरी पर है, अगर 50 मीटर की दूरी पर मॉब रहेगा, अगर आप गैस गन द्वारा सेल फायर करोगे तो आपको बताया गया रेंज कितना होता है एलआर सेल का 135 मीटर प्लस माइनस। अगर वो 50 मीटर पर है, अगर आप फायर करोगे 135 मीटर पर तो वो तो हम पर बेकार हो जाएगा सेल। तो आपको उस जगह पर कम से कम रेंज वाले यानी क्या 50 मीटर तक कौन से जाते हैं, सेल तो नहीं जाएगा लेकिन आपके हैंड ग्रेनेड जाएंगे तो उस जगह पर हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करना है। अगर मॉब 150 मीटर के आसपास है, 135 प्लस माइनस है आसपास है, तो आप हाथ से फेंकोगे तो 50 कितना रेंज बताया गया। अच्छा उसको वाला जवान 25 से 35 मीटर, ज्यादा से ज्यादा वो एक और भी एक ऑर्डिनरी मिल गया जवान तो वो ज्यादा से ज्यादा 40 मीटर तक फेंक सकता है। तो उसके आगे नहीं जाएगा तो गैस भी नहीं जाएगा 150 मीटर की। वो यानी रेंज क्या है, तो कौन से रेंज पर किस प्रकार का साधन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, ये रेंज है। आगे चलकर है रेस्पिरेटर। रेस्पिरेटर यानी अभी आपको बताएगा रेस्पिरेटर यह मॉब के अंदर के सभी जवानों ने पहना हुआ, सभी लोगों ने मॉब के अंदर के पहना हुआ जरूरी होता है। जरूरी होता है तो नहीं होता है जरूरी, क्योंकि वो अपने मॉब के अगर लोग पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉब उधर ही डटा हुआ जाएगा। तो ये रेस्पिरेटर सिस्टम किसके पास होना है, पुलिस पार्टी के। अभी अभी आपको बताया गया रेस्पिरेशन सिस्टम का अच्छा बनाने का काम क्या है, साधन रेस्पिरेटर। तो यह रेस्पिरेटर जो होता है वो पुलिस पार्टी के पास होना जरूरी है, ना कि मॉब के अंदर के लोग। जैसे ही अपने पास रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा समय तक हम वहां पर उस जगह पर डटे रहेंगे और मॉब को वहां से भगा देंगे। और आगे वाला आखिरी आर जो है वो है रास्ता। रास्ता रास्ता यानी क्या, छोटा रास्ता बड़ा रास्ता ये मीनिंग नहीं है,
मॉब को जैसे ही अस्त्र गैस ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा तो एक दूसरे एंड पर पुलिस पार्टी है, आगे की तरफ मॉब है, तो जैसे ही ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर उनको वहां पर गैस की जलन हो रही है, आंसू निकल रहे हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम को तकलीफ हो रही है, तो उनको जान बचाने के लिए, वहां से भाग जाने के लिए रास्ता होना जरूरी है। अगर वहां पर रास्ता नहीं मिलेगा तो एक शॉर्ट स्टोरी है कि केस स्टडी है, एक कैट का जो मेल होता है, पोका बोलते हैं, वह अगर किसी एक जवान था, उन्होंने क्या किया, वो हर दिन उसके घर में आता था और उनके जो अंदर खाने की चीजें उनको खराब तो करता ही था, खाकर भी जाता और खराब करता था। उन्होंने एक दिन सोच लिया कि इसको अभी मैं मारूंगा। तभी उन्होंने क्या किया, सभी रास्ते खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजा खुला रखा और अंदर लाठी लेकर चोरी छुपे बैठ गए। जैसे ही वहां पर वो, तो एक जानवर था, उसको यहाँ पर कुछ तो खाने को मिलता है, उस हिसाब से वो आ गया उस दिन भी, और जैसे अंदर आ गया उसने दरवाजा बंद कर दिया। जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो उसके पीछे भागता दौड़ता लाठी से पीटता, लेकिन वह खुद की जान बचाने के लिए, वो क्या है, स्मॉल कैट है, वो टाइगर के श्रेणी में आता है, तो उसने क्या कर दिया, इधर उधर पहले तो भागता चला गया, लेकिन जैसे उसको अभी लगा कि अभी आपने जान पर आने वाले हैं, आपको बताएंगे कितना भी छोटे से छोटा हो जाएगा, अगर आखिर में जान पे आएगा तो उसको ताकत आ जाती है। तो उस हिसाब से उसने जैसी मारने के लिए लाठी वो आगे गया, तो वहां से उसने जंप लगाया और उसके गर्दन के ऊपर आकर उसका गर्दन को काट दिया और वहां पर जान दे दी। अगर वहां पर नुकसान जान का हो सकता है, उसी को कंपेयर करके देखो, अगर मॉब को भागने के लिए वहां पर कोई रास्ता नहीं है तो मॉब पुलिस पार्टी के ऊपर आएगा, अटैक करेगा, जान को बचाने का सोचेगा, या आपको, अगर उनके पास तलवारें हैं, कुछ है साधन, चाकू है, तो वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपको ही मारेंगे। तो उसलिए आपकी तरफ ना आ जाए, इसलिए उससे उस जगह से भागने के लिए वहां पर रास्ता है या नहीं है, यह पार्टी कमांडर ने देखना जरूरी है। और आखिर में आपको बताएगा 6R के बाद एक H होता है, यह यानी क्या, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वैसे तो दोनों के लिए जरूरी है, एक तो पुलिस पार्टी के लिए और दूसरा मजमे के अंदर शामिल लोगों के लिए, यानी मॉब के अंदर के लोगों के लिए। तो क्या होता है, देखो, मारना हमें ही है और हॉस्पिटलाइजेशन करना भी हमें ही है, क्योंकि अपने रूल्स के अंदर होता है कि जख्मी को उठाया और अस्पताल भेजने का प्रबंध किया, ये जमा विसर्जन ड्रिल के अंदर ये वर्ड ऑफ कमांड है। तो वैसे ही यहाँ पर हमें, अगर गैस का आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही अंदर के लोगों को उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है, तो क्या करेंगे, उसको उठाना और हॉस्पिटलाइजेशन करना, ये अपना ही काम है। अगर उसको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिलेगा तो वहां पर मर सकता है। क्यों ना हम गोली से मार दे या गैस के ज्यादा प्रभाव से मर जाएगा, ह्यूमन राइट्स अपने खिलाफ हो जाएगा और हमें वहां पर शिकस्त देनी पड़ेगी। तो इसीलिए हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल नजदीक होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर वो नजदीक नहीं है तो हॉस्पिटलाइजेशन का सिस्टम यानी अपने साथ कैंपा के अंदर एक हॉस्पिटल की गाड़ी होना जरूरी है, जिसे एम्बुलेंस बोलते हैं। और दूसरी बात, एक तरफा ही नहीं होता है हर बात। अगर पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक हो गया, अपनी पुलिस पार्टी की नफरी कम पड़ गई, मॉब ज्यादा हो गया, पुलिस पार्टी की नफरी 50 है या 25 है, अगर मॉब 1000-2000 का है, तो अगर हावी हो गया वो मॉब तो इनको भी मार सकता है। तो इनको मारने के बाद तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन होने के लिए जवानों को भी कैजुअल हो जाएंगे, उनको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन मिलने के लिए उनको हॉस्पिटल नजदीक होना जरूरी होता है। यहाँ पर जो बातें बताई है आपको 6R और 1H ये होना जरूरी है। आगे चलकर बताऊंगा मॉब साइकोलॉजी, आंसू गैस इस्तेमाल करने से पहले आपको बताया क्या लेना है या प्रिकॉशन क्या लेना है, रेंज कैसा होना है, रास्ता होना है या नहीं है, रेंज, रवैया, रफ्तार, रुख, ये सब देख लिया, हॉस्पिटल देख लिया। लेकिन आगे चलकर आपको बताऊंगा, अगर हम सभी को इसको मद्देनजर रखते हुए फायर करेंगे, लेकिन एक बात हम भूल जाएंगे, यानी वाइटल एरियाज और वाइटल पॉइंट्स। आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा वाइटल एरियाज और वाइटल पॉइंट्स
अभी बताई हुई सभी 6R और 1H आपने देख लिया, लेकिन अगर आप वाइटल एरिया और वाइटल पॉइंट्स नहीं देखोगे तो आपके ऊपर और भी बड़ा हादसा हो सकता है आपके खिलाफ और ह्यूमन राइट्स बढ़ सकता है। तो वो कैसे? तो अभी आपको बताऊंगा वाइटल एरियाज और वाइटल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो वाइटल पॉइंट्स यानी जिस जगह पर अगर मानो ये ग्रेनेड है, मैंने फेंक दिया तो इससे धुआं निकलता है, इससे गैस निकलती है, तो कुछ तो जलता हुआ होगा, कुछ तो जलता है, तो वहां पर गर्मी पैदा हो जाएगी। गर्मी यानी एक आग का ही रूप है। तो वाइटल पॉइंट्स ये होते हैं कि जिस जगह पर एक गर्म ग्रेनेड या गर्म सेल गिरने से तुरंत आग पकड़ सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, ऐसी जगह उन्हीं को वाइटल पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 है वाइटल पॉइंट्स। तो आपने सोच लिया होगा वाइटल पॉइंट्स अमूमन ऐसे होते हैं कि जहां पर ब्लास्ट अचानक हो सकता है। मिसाल के ऊपर आपको बताऊंगा। नंबर 1 होता है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप जहां पर ईंधन भरा हुआ होता है गाड़ियों को। तो पेट्रोल पंप ऐसा एक वाइटल पॉइंट है जहां पर अगर आप मॉब नजदीक है और रिलीज लाइन आपने पेट्रोल पंप की तरफ बना दी तो वहां पर गर्मी की वजह से पेट्रोल क्या है, क्विक आग को पकड़ने वाला कंपोनेंट है, तो वहां पर तुरंत आग पकड़ जाएगा और वहां पर ब्लास्ट हो सकता है। पेट्रोल पंप पर ब्लास्ट होना कोई आसान बात नहीं है। तो वहां पर ब्लास्ट इतना बड़ा हो जाएगा कि मजमे के अंदर शामिल लोग नजदीकी होते हैं वहां पर, तो वो भी कैजुअल हो जाएंगे और वहां पर वो मर जाएंगे, जल जाएंगे और ह्यूमन राइट्स आपके खिलाफ। आपको बता दिया। आगे चलकर फायरवर्क्स फैक्ट्री या फायरवर्क्स का दुकान। फायरवर्क्स यानी दिवाली के अंदर जो आप पटाखे लाते हो तो उसका दुकान जो होता है और वो बनाने वाली फैक्ट्री होती है उसको फायरवर्क्स बोला जाता है। तो वो फायरवर्क्स का फैक्ट्री वगैरह होगा, वहां पर भी वही हो जाएगा, जल जाएगा, ब्लास्टिंग शुरू, वहां पर भी नुकसान हो सकता है। आगे चलकर बताऊंगा वाइटल पॉइंट्स आगे का है केमिकल फैक्ट्री। ऐसे भी कोई केमिकल होते हैं जो तुरंत आपको पकड़ सकते हैं, जो आपको बताया जाएगा इससे पहले। जो कि केमिकल के जो भी टैंकर्स होते हैं उसके ऊपर हाई एक्सप्लोजिव लिखा हुआ होता है। उसी प्रकार से अगर वो केमिकल की फैक्ट्री है और नजदीक उस केमिकल फैक्ट्री के अंदर के जो लोग हैं, यूनियन है, उनके अगर पगार को बढ़ाने के लिए वहां पर मॉब बनाया गया है, अब आप वहां पर डिस्कस के लिए जाते हो तो वहां पर ध्यान में रखना है कि अगर वहां पर आग तो नहीं लग सकती है। और आगे चलकर बताऊंगा केरोसिन की एजेंसीज हो सकती है। ये जो आपको पहले बताए गए हैं ये सभी है वाइटल्स पॉइंट्स। अभी बताऊंगा वाइटल्स एरिया। वाइटल पॉइंट्स के अंदर क्या बताया गया आपको कि मजमे के अंदर के लोग तो है, लेकिन क्यों लोग मजमे के अंदर शामिल हो, लेकिन अपने ही देश के हैं, लेकिन उनको मारना तो हमें परमिशन नहीं है सभी को जलाकर वहां पर, इसलिए वहां पर इस्तेमाल करते समय देखना है, लेकिन उनको मारना हमें अलाउ नहीं है, यानी वहां पर ब्लास्ट न हो जाए ये प्रिकॉशन लेना है। लेकिन अभी वाइटल एरिया होता क्या है? तो वाइटल एरिया यानी उस जगह पर मॉब में अंदर शामिल लोगों का असर हो जाएगा तो कुछ बात नहीं है, गैस का असर उनके ऊपर हो जाएगा तो कुछ बात नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर कोई रिलेशन नहीं है उस मॉब से उनका, अगर उनको तकलीफ हो जाएगी तो ये अपने रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। तो क्या है, अगर आप ऐसे एरिया के अंदर फायर करोगे, मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में क्या होता है, वहां पर सभी प्रकार के कौन होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं वहां पर एक्सरसाइज किए। तो ऐसा तो नहीं होता है, हॉस्पिटल में कौन होते हैं, सभी प्रकार के मरीज होते हैं और उसमें कई ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको रेस्पिरेशन सिस्टम में तकलीफ हो, उसके फेफड़े में तकलीफ हो, उसके लिए इलाज में उधर आया है। अगर आप हॉस्पिटल के नजदीक अगर गैस का असर करोगे और हवा का बहाव हॉस्पिटल की तरफ है तो गैस हॉस्पिटल में खुद ब खुद जाएगी, क्योंकि एक ग्रेनेड अगर उसके समय के अंदर किसी जगह पर गिरता है तो उस जगह से हवा के बहाव से 400 मीटर तक दूरी तक अच्छा खासा असर कर सकता है। 400 मीटर तक अगर उस 400 मीटर के अंदर हॉस्पिटल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल के अंदर के मरीजों को उसकी तकलीफ हो सकती है, रेस्पिरेशन सिस्टम प्रॉब्लम वाले जो मरीज है वो मर सकते हैं, इसलिए हॉस्पिटल वाइटल एरिया के अंदर आएगा। तो उस जगह से हमें लाठी प्रहार करते हुए और अन्य तरीकों से मॉब को 400-500 मीटर दूरी तक लेके जाना है और उस जगह पर एसिड गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलकर एरिया नंबर 2 है स्कूल कॉलेजेस। स्कूल कॉलेजेस, छोटे बच्चे स्कूल में होते हैं,
उनका और मॉब का कोई साइकोलॉजी उनका संबंध नहीं होता है, तो वहां पर उनका असर उनके ऊपर हो सकता है। तो उससे भी दूर उसको भगा के लेके जाना है, मारते मारते लाठी प्रहार करते समय, बल का प्रयोग करते समय, और वहां पर आगे जाकर आप आंसू गैस का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे चलकर वाइटल पॉइंट है, सॉरी वाइटल एरिया है, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, तो सभी तो लोग वहां पर मॉब के अंदर शामिल नहीं होते हैं, रेलवे स्टेशन है और नजदीक है, तो वो कोई यात्रा के लिए जाना होता है उसको, या कोई अपना हर दिन का खाने का सामान लेने के लिए बाजार आए हुए होते हैं, सब्जी मंडी आए हुए होते हैं, तो वो तो मॉब में शामिल नहीं होंगे। तो ऐसी एरिया पर भी अगर मॉब पैदा होता है तो मॉब को थोड़ा सा लंबा लेके जाना है और वहां पर करना है। या प्रार्थना स्थल, किसी भी एक अपने अपने कास्ट का प्रार्थना स्थल होते हैं, तो उसके नजदीक अगर वो अंदर काम कर रहे हैं उनका प्रार्थना का, तो नजदीक अगर दूसरा मॉब है तो उसका असर उनके ऊपर ना हो जाए, इसलिए प्रार्थना स्थल से भी दूर लेके जाकर उनके ऊपर आश्रय गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आश्रय गैस इस्तेमाल करते समय 6R और 1H के साथ साथ वाइटल एरियाज और वाइटल पॉइंट्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल करना जरूरी होता है, और ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। आगे चलकर बताऊंगा आश्रय गैस म्यूनिशन अभी तक आपको बताया गया, तो ये आश्रय गैस म्यूनिशन यह केमिकल द्वारा बनाया गया है। केमिकल कंपाउंड यानी जो केमिकल कंपाउंड इसी का मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, तो किसी भी केमिकल कंपाउंड का एक्सपायरी डेट होता ही है। तो सभी प्रकार के आश्रय गैस के जो म्यूनिशन होते हैं, यह जैसे ही फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तो उन्हीं का एक सीमित समय के अंदर वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसका समय होता है 3 साल तक। और अपने देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा बड़ा जो टीएससी पूर्ति का साधन है, यानी जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा यह म्यूनिशन मिलता है, यह टीएसयू यानी टीयर स्मोक यूनिट टेकनपुर मध्य प्रदेश, यहाँ से ये बनता है और वहां से पूरा एशिया के लिए यह सप्लाई हो जाता है, और अपने भारत देश में महाराष्ट्र पुलिस को भी वहां से ही आता है। तो सबसे पहले अगर वहां से वो बनता है तो वो 3 साल तक ही अच्छा खासा असर कर सकता है, और वो केमिकल मॉब के ऊपर यूज करने के लिए लायक होता है। अगर वो 3 साल के आगे चला जाएगा तो उसे डाउन ग्रेड किया जाएगा। डाउन ग्रेड यानी क्या? फर्स्ट ग्रेड कोई भी चीज नहीं बनती है तो ये ग्रेड के नाम से जाना जाता है। ए ग्रेड यानी A1 अच्छा उत्पादन 1 नंबर। तो ए ग्रेड के बाद उसको अगर 3 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको बी ग्रेड में लाया जाता है कमेटी द्वारा, और बी ग्रेड के अंदर आने के बाद वो और भी 4 साल तक यूज कर सकते हैं प्रशिक्षण द्वारा। प्रशिक्षण द्वारा यानी पुलिस पार्टी का प्रशिक्षण आज जिस प्रकार से इसी प्रकार से लेक्चर में आप दिखा सकते हो, या पुलिस पार्टी का मजमे के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई किया जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन होता है, उस वहां पर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सभी पुलिस पार्टी के तरफ आपकी तरफ क्या होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, रेस्पिरेटर, तो आपको उतना असर नहीं करेगा। और आगे चलकर तीसरा, जैसे 7 साल पूरे हो जाएंगे तो इसी को कमेटी द्वारा सी ग्रेड और भी डाउनग्रेड करके सी ग्रेड में लाया जाएगा, और इसी को एक्सपायर्ड घोषित करके इसी को एक्सपायरेशन के बाद बर्बाद करने के यहाँ पर फार्मूले होते हैं। अभी आगे चलकर बताऊंगा टॉपिक में इसी को बर्बाद करने का तरीका। इसी को बर्बाद करने का तरीका इस प्रकार से होते हैं, 2 तरीकों से इसको बर्बाद किया जाएगा। तो सबसे पहला फार्मूला होता है डग फिट। डग फिट यानी जमीन के अंदर गड्ढे को लेना 5 फीट बाय 5 फीट का, इसी के ऊपर एक टिन को जिसका थिकनेस 2 mm से ज्यादा हो, ऐसे टिन को उसी के ऊपर बिछाया जाता है, और नीचे उससे पहले कोयला, लकड़ी, घास वगैरह वगैरह अंदर डाल दिया जाएगा, और उस टिन को छोटे छोटे छेद रहेंगे जो कि अंदर पैदा हुआ गैस वो ऊपर चला जाए, और एक कोने से 8 फीट लंबाई वाला और 6 फीट गोलाई वाला एक पाइप रहेगा, वो टिन का ही रहेगा, उसी के अंदर से जैसे अंदर आग लगाई जाएगी कचरे को अंदर के या कोयले को, तो उस पाइप द्वारा एक एक करके बर्बाद हुआ सभी प्रकार का म्यूनिशन उसी के अंदर डाल दिया जाएगा, और वो उस टिन के गड्ढे के अंदर ही अंदर फट जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। यह है बर्बाद करने का तरीका नंबर 1, ये सभी एक्सपायर्ड म्यूनिशन। और नंबर 2 तरीका है स्टील बॉक्स। अभी आपको बताया गया जमीन के अंदर डग फिट यानी जमीन के अंदर गड्ढा। अभी दूसरा बताया गया स्टील बॉक्स, ये जमीन के अंदर भी रह सकता है गड्ढे के अंदर उस, या 5 फीट बाय 5 फीट बाय 5 फीट यानी स्क्वायर का एक
टिन का, जिसी का थिकनेस 2 mm से आगे हो, ऐसा वहां पर टिन का वो बॉक्स बनाया जाएगा और उसी को ही फार्मूला, एक साइड से पूरे छेद रहेंगे छोटे छोटे और एक कोने से तिरछा 8 फीट का गोल 6 इंच गोलाई व्यास वाला एक स्टील पाइप रहेगा और उसी के द्वारा अंदर एक एक ग्रेनेड डाल जाएगा। अंदर वाला सिस्टम वही रहेगा, अंदर कोयला वगैरह जलाकर रख देंगे, ऊपर से जाएगा वो जलकर आसपास गैस पैदा करेगा, जलेगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि अगर खुलेआम में इसको आग लगा दी जाएगी तो वो खतरनाक हो सकता है, ब्लास्टिंग हो सकता है और एक ब्लास्ट हो जाएगा तो साथ वाला दूसरा एमिनेशन दूसरी जगह उड़ सकता है। इसीलिए टिन बॉक्स या डग फिट्स के अंदर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर उसी के एक्सपायर्ड एमिनेशन को बर्बाद करने के 2 तरीके समाप्त है। यहाँ पर आज पूरा असुर गैस म्यूनिशन की उत्पत्ति परिचय कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी हिस्ट्री, इसी के 2 प्रकार, आगे चलकर और म्यूनिशन के 2 मुख्य प्रकार बराबर से कौन से हैं, इसी के अंदर ग्रेनेड और सेल बताए गए, आगे चलकर इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाएगा, कौन से रेंज पर किसी का इस्तेमाल किया जाएगा और पानी अगर हो तो मगर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा और पुलिस पार्टी को बचने के लिए रेस्पिरेशन सिस्टम किस प्रकार से काम करेगा और इसी को दूर भेजने के लिए लॉन्चिंग वेपन यानी गैस गन किस प्रकार से काम करेगी, ये आपको बताया गया, किस एंगल से फायर किया जाएगा ये बताया गया। इस लेक्चर के लिए यहाँ पर ये लेक्चर पूरा हो जाता है और इस लेक्चर के लिए यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, साथ ही साथ मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने के लिए डीसीपी साहब नायगांव हेडक्वार्टर मुंबई, साथ ही साथ सीपीआर पुणे के एसपी तथा स्मिता मैम और राज्य रक्षी पुलिस बल गठन क्रमांक 10 कमांडेंट सर और असिस्टेंट कमांडेंट सर और हमारे पुलिस इंस्पेक्टर, इन्हीं का मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ प्लीज। सर जमाव जवळ येत असेल त्यावेळी कोणते फायर केला पाहिजे? यहाँ पर आपको इससे पहले बताया गया, अगर मॉब हमारे नजदीक आता है, अमूमन रेंज अगर 25 से 35 गज की दूरी पर है, 40 है, 50 तक है, तो मिशन आपको 3 प्रकार के बताए गए। तो पहला होता है अगर 10 मीटर के दायरे के अंदर किसी वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए हम बॉडीगार्ड का काम कर रहे हैं तो अपने पास पिस्टल्स होती है, कार्बाइन्स होता है, लेकिन वहां पर अपने ही लोग कुछ मांगों के लिए नजदीक आते हुए वीआईपी के, तो उनको गोलियां मार नहीं सकते। वहां पर आप स्पैड यानी सेल्फ प्रोटेक्शन एरोसेल डिवाइस आपको यहाँ पर बताया गया है जो उस बॉडीगार्ड के पास होना जरूरी होता है। इसका इस्तेमाल करने से असर वही हो जाएगा जो असर गैस करता है। जो आपको पहले बताया है ठोस गैस और माया गैस, जो अभी मेरे हाथ में है यह लिक्विड रूप में स्प्रे है, ये लिक्विड रूप में है माया गैस का प्रकार, और दूसरे बताए गए सभी प्रकार आपको ठोस गैस के थे, पाउडर के रूप में उसके अंदर कंपोजिशन होता है। तो इसका इस्तेमाल आप 110 0 से लेकर 10 मीटर के अंदर, ग्रेनेड का इस्तेमाल 10 से लेकर 50 के अंदर आप कर सकते हैं। सर एक और प्रश्न है सर, मॉब 50 फुटावर असेल, मॉबला हटवणे जरूरचे असेल तेव्हा कोणते फायर केला पाहिजे? आप वहां पर अमूमन हवा का रुख भी देख सकते हैं। अगर पुलिस पार्टी से मजमे की तरफ हवा बहाव है तो आप मजमे के आगे की तरफ यानी 40 मीटर तक, 50 बोलते हैं उन्होंने पूछा है 50 मीटर के ऊपर, तो 40 मीटर तक फेंकने के लिए एक अच्छा अवसर वाला जवान आपको इससे पहले बताया गया कि 25 से 35 मीटर तक हम ग्रेनेड को फेंक सकते हैं। अगर हवा मॉब से अपने तरफ बह रही हो तो फायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, लेकिन अगर रेंज अगर 40 या 50 मीटर के आसपास है तो आप वहां पर स्टोन थ्रो पोजीशन, ग्रेनेड के 3 पोजीशन होते हैं। एक थ्रोइंग पोजीशन होता है ओवरहेड, आपको बताया गया पहले ही, दूसरा होता है अंडर आर्म कम दूरी के ऊपर, और तीसरा होता है अगर रेंज ज्यादा है ताकत से फेंकना है तो स्टोन थ्रो पोजीशन। मिसाल के तौर पर आपको बताऊंगा, इसको पिन को निकाला जाएगा, ताकत से पीछे की तरफ खींचा जाएगा, और जिस प्रकार से हम किसी एक चीज को या अगर किसी पेड़ से कोई चीज को गिराना है फल को, तो वो पत्थर किस प्रकार से मारते हैं, स्टोन थ्रो पोजीशन उसका नाम है। स्टोन थ्रो पोजीशन ताकत से दूरी के ऊपर जाएगा, नहीं तो रेंज को बढ़ाकर आप गैस गन से भी फायर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थोडासा साऊंडचा प्रॉब्लेम आलेला होता, स्पीड जास्त असल्यामुळे साऊंडचा प्रॉब्लेम आला आहे. पण तरी मी सर्वांना सांगू इच्छिते की जो तुम्हाला लिंक पाठवलेली आहे तुम्ही ती परत एकदा रिवाइंड मध्ये ऐकली तर ते तुम्हाला थोडंसं समजायला सोपं होणार. तर या आजच्या वेबिनारमध्ये आपल्याला मिटे सरांनी भरपूर मदत केलेली आहे. सगळं ॲम्युनिशन्स त्यांनी 2 दिवसापासून ते जमा केलं, प्रोसिजर त्यांनी केली, त्याबद्दल मी CPR पुणेकडून आणि MPA कडून मी आपले खूप खूप धन्यवाद मानते. त्यासोबत पोलीस उपायुक्त गोयल सर, पोलीस सशस्त्र दल पोलीस मुख्यालय नायगाव आणि मान्य समादेशक राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 10 सोलापूर, त्या सरांचे सुद्धा मी इथे खूप खूप धन्यवाद मानते. परत मी मिठे सरांचं इथे परत खूप खूप धन्यवाद मानते आणि आजच्या वेबिनार मी इथे संपलेला आहे असे जाहीर करते. खूप खूप धन्यवाद सर. थँक्यू सर.